हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ का 40 VVI प्रश्न देखने वाले हैं। 40 नहीं, सॉरी 30 देखने वाले हैं बच्चों। आज हम लोग 30 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर प्रश्न मैच करेंगे बच्चों। तो हम लोग बिना लेट किए हुए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, वैसे भी ये मॉडल पेपर 2023-24 का मॉडल पेपर है। और बच्चों, आप लोग जितना भी पीवाई कर सकते हैं ना, ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है, मतलब सॉरी 0 होती है। फोकस दूरी पूछा है बच्चों, याद रखिएगा, समतल दर्पण का फोकस दूरी जो है 0 होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है किसी वस्तु अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो बच्चों, जब अवतल दर्पण का आप लोगों को पूछेगा और समान बनेगा प्रतिबिंब और उल्टा बनेगा, जस्ट उसी के पास ही बनेगा, तो आने के आप लोग समझ आएगा कि वो कहाँ पे रखा हुआ है। तो वो जो रखा है सेंटर पर रखा है, यानी केंद्र पर रखा है। जब केंद्र पर रखा जाता है ना बच्चों, तो उसका प्रतिबिंब ठीक केंद्र के नीचे ही बनता है और समान आकार का होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो किसमें चलता है बच्चों? तो सबसे तेज गति जो है सो वायु में चलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, जो 4 नंबर प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक लेंस की क्षमता बच्चों 4 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, 0.25 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन को क्या कारण है? तो हमारे मानव नेत्र है उसमें फोकस दूरी जो है सो मानव नेत्र का जो लेंस है इसमें फोकस दूरी परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है बच्चों? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलेरी मांसपेशियाँ, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। जो सिलेरी मांसपेशियाँ है वही जो नेत्र लेंस को इस तरह पकड़ के रखती है, जिससे जब हम लोग नज़दीक की वस्तु देखते हैं तो ये हल्का गोला हो जाता है, और जब दूर की वस्तु देखते हैं हल्का लंबा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है 6 नंबर अगला प्रश्न है बच्चों, दूरदृष्टि दोष को डैश कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है बच्चों? तो याद रखिए आप लोग, दूरदृष्टि दोष को मोतियाबिंद भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, अगला प्रश्न है बच्चों 7 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप लोग याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देख रहे बच्चों, अगला प्रश्न है टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 8 नंबर का आप लोग का, यानी कि बी नंबर हो जाएगा बच्चों, जो बिजली के बल्ब में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। जो ये बल्ब होता है बच्चों, उसके बीच में जो तार होता है वो टंगस्टन का ही होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न 9 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहाँ से निकलती है बच्चों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो ऊर्जा का हमारे लिए परम स्रोत कौन है बच्चों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही उत्तर बच्चों, यानी सौर ऊर्जा जो है सो हमारे लिए परम स्रोत है। सौर ऊर्जा चाहे कितना भी हो जाए ख़त्म नहीं होता बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम द्वारा संतुलित करते हैं? तो किस नियम द्वारा संतुलित करते हैं बच्चों? तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्वारा। और इसमें क्यों किया जाता है बच्चों? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसलिए पालन किया जाता है कि जब अभिक्रिया होता है तो उसमें ना तो ऊर्जा का नष्ट होता है और ना ही ऊर्जा निर्माण होता है, यानी इधर जितना रहेगा अभिक्रिया के पहले उतना, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही निकलता है उत्पाद में। अगला प्रश्न निकलता है बच्चों, अगला प्रश्न है FeCuSO4
CuFeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों? तो ये जो है सो एक विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो फेरस जो है ज़्यादा कॉपर से भी क्रियाशील है, इसलिए जो है कॉपर को हटा दिया, विस्थापित कर दिया और खुद जो है सो SO4 के साथ में आके सट गया। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी बच्चों? तो 13 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, जठर रस, जो हमारे पेट में पाया जाता है बच्चों, जिसे HCl भी कहते हैं। तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है 12 नंबर, मतलब अगला प्रश्न 14 नंबर, पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10 और 13 है। उपरोक्त में कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो इसमें कौन सा पदार्थ अम्ल है बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जो ए नंबर पदार्थ है बच्चों, ये जो है यानी वही जो है अम्ल पदार्थ है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि सब जो है सो 7 से ऊपर है। देखिए इसका pH मान, यानी कि सब क्षार है, लेकिन ये का जो है सो 5 मतलब 7 से नीचे है, 7 से नीचे है, यानी 5 है। तो इसलिए हमारा ये जो है सो क्षार मतलब अम्ल पदार्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न 15 नंबर, निम्नलिखित में किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है बच्चों? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि Na2HCO3, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर उसे कहते हैं खाने का सोडा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसमें कौन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है बच्चों? तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा, सेलो का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, जो Al2O3 जो है बच्चों, ये जो है एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते बच्चों, अगला प्रश्न है, दिए गए तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो कौन उत्कृष्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 8, क्योंकि इसमें जो शांति गैस हो गया, यानी कि इसके जो अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब जो इसी अभिक्रिया नहीं करेगा, तो इसलिए इसको उत्कृष्ट विन्यास इसको कहेंगे। अगला प्रश्न देखते बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? 18 नंबर का बच्चों, 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन सी, यानी C2H2 हो जाएगा बच्चों। ये C2H2 जो है सो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? तो HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है बच्चों? तो इसका सही उत्तर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो इसमें जो है बच्चों, वो एक प्रकार्यात्मक समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो किस तत्व के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन बच्चों जो है लिथियम के बराबर होगी बच्चों? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, एल्युमिनियम का जो है लिथियम के बराबर होगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है? तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, अमीबा में जो है सो 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, प्राणी समभोजी पोषण करता है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों 22 नंबर, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का जो पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है बच्चों? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब कोशिका द्रव्य में होता है बच्चों, ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, सॉरी बच्चों 22 का ये नंबर नहीं, बी नंबर ऑप्शन होगा सर, सही बोले थे बच्चों, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर बच्चों। अरे भाई कहाँ चला गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो कौन सा हार्मोन बच्चों शरीर के लिए वृद्धि का जो उपापचय का नियंत्रण करता है बच्चों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, डी हो जाएगा बच्चों, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है शरीर के उपापचय का नियमन करता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है,
तो मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है बच्चों? तो ये हमारे मेडुला से होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करते हैं? यहाँ देखिए बच्चों, चित्र दिया गया है, तो ये चित्र जो है सो किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है सो पुनरुद्भवन का जो है सो उद्दीपन करता है बच्चों। पुनरुद्भवन का जो प्रदर्शित किया गया है, पहले जैसे कि एक था, एक से इसमें एक था, इससे फिर से 3 गो में टूटा, मतलब 2 में टूटा, फिर 2 से अलग अलग बना बच्चों। तो इसको हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है बच्चों? तो 26 नंबर का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अंडा वाहिका में जो इससे निषेचन होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों। यानी कि पिता और माता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है बच्चों। यानी कि जो बच्चा का पिता का गुणसूत्र है और जो उसके माता का गुणसूत्र है, दोनों से मैच करता है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करती है? तो किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करती है बच्चों? तो नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा मुक्त करती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते बच्चों। अगला प्रश्न है, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है? तो कितना प्रतिशत जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है बच्चों? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, 1% जो है सो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न जो कि इसका है आखिरी सवाल, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो किस पदार्थ का प्रयोग करना बच्चों पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक होगा बच्चों? तो इसका होगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। जो कागज़ का डिस्पोजल कप का, यानी जो कागज़ मिट्टी में मिल जाता है उसका अगर हम उपयोग करें तो पर्यावरण के लिए लाभदायक होगा। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर क्लास 10th 8th 9th 10th का तैयारी करवाया जा रहा है बच्चों, तो आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो फिर बच्चों थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए धमाकेदार वीडियो के साथ।